आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस को करने से पहले या इसको स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं डियर फ्रेंड्स, एक है पोर्टफोलियो और दूसरा एनालिसिस। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एनालिसिस करना। ओके, तो सर आप ये कहना चाहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब हुआ कि हम एनालिसिस करते हैं किसका? पोर्टफोलियो का। और पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। हम दो प्रकार के डियर आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस हम आपके साथ इंटर लेवल पे देखते हैं। एक का नाम होता है बिजनेस और दूसरे का नाम होता है प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक होता है बिजनेस और दूसरे का नाम होता है प्रोडक्ट। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो डियर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? मल्टीपल बिजनेसेस करती है और जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल करती है। वुड यू एग्री? अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर मल्टीपल बिजनेस करती है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो क्या इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स और इनके सारे के सारे बिजनेसेस एक ही जैसा परफॉर्म करते होंगे, या कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो बाकी बिजनेसेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते होंगे? सर बट ऑब्वियस सी बात है, अगर लेट्स से रिलायंस अगर 5 प्रकार के बिजनेसेस करती है तो ये तो कहना अजीब सी बात होगी ना कि 5 के पांचों बिजनेसेस बिल्कुल सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं। कुछ बिजनेसेस हो सकता है ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हो और कुछ बिजनेस हो सकता है कि उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करते हो, और वन ये भी हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस का जो मींस फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा हो और कुछ बिजनेसेस ऐसे हो जिनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं हो। आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 प्रकार का बिजनेस करती है, B1, B2, B3, B4, B5। ये जो B3 है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है, जिसकी इंडस्ट्री बंद होते जा रही है, जिसकी इंडस्ट्री में कोई भी फ्यूचर नहीं है। और B5 एक ऐसा बिजनेस है जिसकी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मुझे बताएंगे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या एडवाइस करेंगे? फिर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो B3 है मींस बिजनेस 3 है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जिसका फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैंक है। इसके फ्यूचर में अब लेट्स से कुछ नहीं बचा। बट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस नंबर 5 है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पे ग्रोथ के बहुत ज्यादा स्कोप है, मींस देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। आप बीइंग अ सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या एडवाइस करेंगे कि सर B3 से क्या करो? पैसा निकालो और उसको कहां लगा दो? B5 में लगा दो। क्यों? क्योंकि B5 जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जिसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, और आप जितना ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में लगाएंगे आपको भविष्य में उतना ज्यादा उसका रिटर्न मिलेगा। यू गाइस गेटिंग? बट सर जी B3 में अगर आप पैसा लगाओगे, चूंकि इस इंडस्ट्री में ही अब कुछ नहीं बचा, इंडस्ट्री ही लेट से खत्म हो रही है, तो बेवजह इसमें पैसा लगा के क्या फायदा जब रिटर्न कुछ मिलना ही नहीं। इसलिए क्या करो? रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज लगे हुए हैं कहां पे? B3 में। जो आपके रिसोर्सेज लगे हुए कहां पे? लेट्स से B3 में। इन रिसोर्सेज को यहां से क्या करो? डाइवेस्ट करो और कहां मोबिलाइज कर दो? B5 की तरफ, मींस B5 में इन्वेस्ट कर दो। प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या एडवाइस करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लेट से तुम्हारा जो बिजनेस B3 है वो लेट से अगर उसका फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो B3 में तुमने जो रिसोर्सेज लगाए हुए हैं उन रिसोर्सेज को यहां से क्या करो? डाइवेस्ट, और इन रिसोर्सेज को कहां लेके चले जाओ? B5 में, मींस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम B3 टू B5। आर यू गाइस गेटिंग? अब लेट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास लेट से कुछ स्पेयर मनी पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। आप रिलायंस को क्या एडवाइस करें कि सर जी ये एक्स्ट्रा पैसा B3 में लगा दो, या इस वाले पैसे को, इस वाले रिसोर्स को B5 में लगाओ? B5 में लगाओ मींस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू दोस बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स दैट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। आर यू गाइस गेटिंग? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को वहां पे लगाएंगे, हम उन बिजनेसेस में लगाएंगे, हम उन प्रोडक्ट्स में लगाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो डियर ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? मेरी बात पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इसमें 5 बिजनेसेस हैं, B1, B2, B3, B4, B5। लेट्स से हमारा जो B3 है ये हर साल 1000 करोड़ का लॉस करता है, 1000 करोड़ का लॉस करता है। मुझे बताएंगे B3 के इस लॉस का क्या इंपैक्ट बाकी बिजनेसेस में भी पड़ेगा? हाँ सर, B3 की वजह से क्या होगा? रिलायंस ग्रुप का जो प्रॉफिट है ये हर साल 1000 करोड़ से कम हो जाता है। आर यू गाइस गेटिंग? सर जी कम की जगह आपने ज्यादा कर दिया। मींस रिलायंस ग्रुप का जो हर साल जो प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ रुपए से कम हो जाता है बिकॉज ऑफ B3।
तो मुझे बताएं रिलायंस को समझदारी दिखाते हुए क्या करना चाहिए, B3 को क्या करना चाहिए, डाइवर्स्ट करके इस पैसे को एक ऐसे बिजनेस में लगा देना चाहिए जहां पे फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अब लेट्स से मैं एक शेयर होल्डर हूं, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने शेयर खरीदा लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, मैंने शेयर किसका खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, RIL का। मैंने पैसे किसके लिए दिए, RIL के शेयर के लिए। जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद लिया, मेरे पास डियर B1 B2 B3 B4 B5 हर किसी की थोड़ी सी ओनरशिप आ गई। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब रिलायंस को क्या करना चाहिए, रिलायंस के CEO को क्या करना चाहिए, रिलायंस ग्रुप को एक इंडिविजुअल बिजनेस की तरह से देखना चाहिए या रिलायंस ग्रुप को 5 अलग अलग बिजनेस के कॉम्बिनेशन की तरह से देखना चाहिए। सर बात समझनी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं अगर एक शेयर होल्डर हूं तो मैं तो डियर B1 B2 B3 B4 B5 में अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि डियर मेरे पास तो वहां तक पहुंच ही नहीं है। बट लेट्स से मैं रिलायंस ग्रुप का CEO हूं, अगर मैं मुकेश अंबानी साहब हूं, तो मुझे रिलायंस ग्रुप को एक सिंगल बिजनेस की तरह से देखना चाहिए और B3 को इग्नोर कर देना चाहिए कि चलो सर जी B3 है तो है, क्या फर्क पड़ गया। या मुझे रिलायंस ग्रुप के अलग अलग बिजनेसेस को इंडिविजुअली देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है और किस बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है। और जिस बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, उस बिजनेस से रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर देने चाहिए उन बिजनेसेस की तरफ जिनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा है। किसी को बात समझ आई? तो डियर अगर रिलायंस अगर मल्टीपल बिजनेसेस करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस के पास क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो। और रिलायंस को क्या इस बिजनेस पोर्टफोलियो का एनालिसिस वगैरह करना चाहिए? हाँ सर, क्यों? अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आपके कौन से बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, किन बिजनेसेस में पैसा फर्दर लगाना चाहिए, किन बिजनेसेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मीन्स रिसोर्सेज को कहां से कहां मोबिलाइज करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी। आई यू गाइस गेटिंग? मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें डियर, पोर्टफोलियो एनालिसिस को इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस भी कहते हैं। Nowadays companies are usually multi product and multi business in nature। आज के समय जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, जनरली मल्टी प्रोडक्ट होती हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती हैं, और मल्टी बिजनेसेस होते हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं। इफ कंपनी इज अ मल्टी प्रोडक्ट इन नेचर, इट हैज अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मींस आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। बट अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, एक बिजनेस पोर्टफोलियो। चाहे मेरे पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो, चाहे मेरे पास बिजनेस पोर्टफोलियो हो, मुझे इन दोनों का एनालिसिस करना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ताकि मैं उनमें पैसा और लगाऊं, और मेरे कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे ताकि मैं उनमें सो दैट मैं उनमें अननेसेसरी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूं। बात है। इसी तरीके से मुझे क्या देखना चाहिए कि मेरे कौन से बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मेरे कौन से बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है डियर, जब मैं क्या करूं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो मेरे साथ साथ देख लें, लेट्स से मैं एक शेयर होल्डर हूं या अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस ग्रुप के एक शेयर को खरीद लिया और रिलायंस ग्रुप अपनी प्रॉफिट्स कितनी शो करता है, लेट्स से 12,000 करोड़। और रिलायंस ग्रुप में लेट्स से कि 4 बिजनेसेस हैं, ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम एंड गारमेंट्स। हमने देखा ऑयल एंड गैस कितना प्रॉफिट कमाता है, 10,000 करोड़, रिटेल 2,000 करोड़, रिलायंस जियो 1,000 करोड़ और रिलायंस गारमेंट 1,000 करोड़ का नुकसान करती है। और अल्टीमेटली रिलायंस ग्रुप का प्रॉफिट कितना बना, 12,000 करोड़। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर एक शेयर होल्डर हूं, मैंने रिलायंस ग्रुप का शेयर खरीद लिया और रिलायंस ग्रुप का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,000 करोड़। बट इन रियलिटी अगर लेट्स से कि आपके पास गारमेंट वाला बिजनेस नहीं होता तो आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था, 13,000 करोड़। आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था, 13,000 करोड़, अगर आपके पास गारमेंट वाला बिजनेस नहीं होता। लेट्स से अगर गारमेंट के मतलब बिजनेस में अगर कोई भविष्य नहीं बचा और लेट्स से रिलायंस रिटेल में अगर बहुत ज्यादा फ्यूचर है, तो आप रिलायंस को क्या एडवाइस करेंगे कि सर गारमेंट तो आप ऑलरेडी आपका कहां चला गया, लॉसेस में, यहां से पैसा निकालो और कहां लगा दो, रिटेल में, क्योंकि इसका फ्यूचर स्ट्रांग है। यू गाइस गेटिंग? तो हमने क्या देखा कि ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैं रिलायंस को रिलायंस ग्रुप की तरह से मींस एक इंडिविजुअल एंटिटी के फॉर्म में देखूं, या जब मैं रिलायंस को ओपन करके देखूंगा कि रिलायंस अल्टीमेटली किन से बना है, तो मुझे पता चलेगा कि रिलायंस किन से बना है, ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम एंड गारमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इन बिजनेसेस का इंडिविजुअल एनालिसिस करूंगा। मींस मैं क्या कर रहा हूं, रिलायंस का पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिलायंस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक बात है, मेरे साथ साथ देख लें, एस रिलायंस लिमिटेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस, सम ऑफ द बिजनेसेस मे हैव बेटर फ्यूचर देन अदर्स एंड
Thus, they need more investment compared to others. हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हों जो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और बहुत तेजी से ग्रो करने की वजह से डेयर उनको ज्यादा पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। बट वो पैसा कहां से आएगा, उस पैसे को आप कहां से लेकर आ सकते हैं? लोन ले लें, या लोन से ज्यादा अच्छा है कि उन बिजनेसेस को बंद कर दिया जाए जिनका फ्यूचर अच्छा नहीं है, और वहां से रिसोर्सेज को मीन्स रियलाइज किया जाए और ऐसे बिजनेसेस में लगा दिया जाए जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। Hence it is necessary for Reliance Limited to analyze its different businesses individually. That is, Reliance should do a business portfolio analysis. और मैं business portfolio analysis क्यों करूंगा? मुझे पता है मैं business portfolio analysis क्यों करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि individual businesses कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, मीन्स इन्वेस्ट करना चाहिए, किस बिजनेस में हमें हो सकता है कि ना पैसा लगाना है ना हमें वहां से पैसा विड्रॉ करना है, मीन्स हमें होल्ड करना चाहिए, और किस बिजनेस से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए, मीन्स हमें डाइवर्स्ट करना चाहिए। ये डियर हमें कब पता चलेगा? जब मैं इंडिविजुअल बिजनेसेस का सेपरेट एनालिसिस करूंगा, तभी तो मुझे इस बात की जानकारी होगी ना कि मुझे किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में मुझे होल्ड करना चाहिए, और किस में मुझे क्या कर देना चाहिए, डाइवर्स्ट कर देना चाहिए। तो ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे। That is, Reliance should do a business portfolio analysis so to take some strategic decision with regards to its individual businesses or products. तो इसका मतलब ये हुआ कि Reliance अब क्या करेगा? बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, ताकि इनको इनके इंडिविजुअल बिजनेसेस की परफॉर्मेंस का, उनके फ्यूचर का पता चल सके, और ये इनके बारे में क्या ले सके, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या हो सकता है कि हम पैसा लगा सकते हैं, मीन्स हम बिल्ड कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं, हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स हम डाइवर्स्ट कर सकते हैं, हम रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। इन्हीं और मेरे साथ साथ देख लें पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो डियर प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पोर्टफोलियो अलग होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस अलग होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। और हम समथिंग बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन गया? बिजनेस पोर्टफोलियो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्रिएट हो गया? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो क्या मैं बिजनेस पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को छोड़ दूं, या मुझे इसका एनालिसिस वगैरह करना चाहिए? तो सर आपको इसका एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि आपका कौन सा बिजनेस जिसका फ्यूचर अच्छा है, कौन सा बिजनेस जिसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है, और जिस बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकें, जिसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है आप वहां से पैसा विड्रॉ करके किसी ऐसे बिजनेस में लगा सके जिसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं अपने अलग अलग बिजनेसेस का, जब मैं अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस का एनालिसिस करता हूं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, या इन शॉर्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। मैं अपने बिजनेसेस का एनालिसिस क्यों करूंगा? ताकि मैं इनके बारे में क्या ले सकूं? कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे किसमें मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मीन्स एक्सपेंड करना है, मुझे कहां पे पैसा होल्ड करना है, और कहां से मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मीन्स मुझे डाइवर्स्ट करना है। डियर ये कब पॉसिबल था? जब आपको इंडिविजुअल बिजनेसेस के बारे में पता होगा। मेरे साथ साथ जल्दी से आगे आएंगे, देखेंगे तो क्या इस बात को समझ पाए? पोर्टफोलियो अलग होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस अलग होता है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली मल्टी बिजनेस एंड मल्टी प्रोडक्ट इन नेचर। अ पोर्टफोलियो इज द ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स दैट मेक्स अ कंपनी। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इसके 4-5 अलग अलग बिजनेसेस है जिससे रिलायंस ग्रुप बना हुआ है। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज, अब ध्यान दीजिएगा पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है कि सर हम अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस और अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेंगे। बट कैसे एनालिसिस करेंगे? इंस्टीट्यूट ने आपको 4 प्रकार के टूल्स या फिर मेथड्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने अलग अलग बिजनेसेस का या अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं, 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार के टूल्स के आप मुझे जल्दी से बताना पसंद करेंगे? बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इगोर एनसॉफ, एडीएल मैट्रिक्स, और फाइनली जीई जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। ये सारी बातें आपको पता है। तो मेरे साथ साथ देख लें, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक्स, मींस हमारे पास कितने प्रकार के टेक्निक्स हैं? 4 प्रकार की। या फिर सेट ऑफ टूल्स या मेथड्स, अगेन हमारे पास कितने प्रकार के टूल्स या मेथड्स हैं? 4 प्रकार के। दैट वुड हेल्प द स्ट्रेटेजिस्ट इन टेकिंग सम स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और वो क्या फैसले हो सकते हैं? बिल्ड करना, एक्सपेंड करना, होल्ड करना, हार्वेस्ट करना, डाइवर्स्ट करना, लिक्विडेट करना। आगे आते हैं, थ्रू पोर्टफोलियो एनालिसिस एंटिटी कैन मोबिलाइज इट्स रिसोर्सेज टू दोज बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स दैट पोजेसेस द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। क्या इस लाइन का मतलब समझ पाए? पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्यों करता हूं? ताकि मुझे पता चल सके कि किस बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है, किस बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है। और मुझे क्या करना चाहिए डियर?
उस बिजनेस से पैसा निकाल लेना चाहिए जिसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है, और उस बिजनेस में पैसा लगा देना चाहिए जिसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा है। आई यू गाइस गेटिंग? तो ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैंने क्या किया होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरा इंडिविजुअल बिजनेस या मेरे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फ्यूचर में क्या रखा हुआ है या क्या नहीं रखा हुआ। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं सर, क्या ध्यान दीजिएगा। हमने जैसे कि आपको अभी बताया कि आज के समय डियर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट। और अगर मैं मल्टी बिजनेस या मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअली कंसिडर करना चाहिए, या अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग बिजनेसेस और अलग अलग प्रोडक्ट से मिलकर बनी है? सर अलग अलग बिजनेस और अलग अलग प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक काम करे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बिजनेस और हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये कब पॉसिबल है? जब मैं क्या करता हूं, जब मैं प्रोडक्ट या फिर बिजनेस पोर्टफोलियो का एनालिसिस करता हूं। मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस। और मुझे पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों करना चाहिए? ताकि मैं इन प्रोडक्ट्स के और इन बिजनेसेस के बारे में कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले सकूं। इंस्टीट्यूट ने आपको 4 तरीके दिए हुए हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के, और वो 4 तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहले BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। दूसरा होता है डियर फ्रेंड्स इगोर एंसॉफ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तीसरा होता है ADL मैट्रिक्स, और चौथा होता है जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। मींस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टूल्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मेथड्स we can use for the portfolio analysis। बट सवाल बनता है कि क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम डायरेक्टली चले जाएं, या हमें कुछ प्रिपरेटरी वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ बेस वर्क करना पड़ेगा? सर आपने कहा है तो करना तो पड़ेगा, और आपने डियर ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई भी हैं। तो हमें 3 प्रकार की चीजें देखनी पड़ती हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस को इनिशिएट करने से पहले। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमारे कौन कौन से हैं। दूसरा हमें मतलब देखना पड़ता है कि हमारे लिए डियर फ्रेंड्स लर्निंग कर्व या फिर एक्सपीरियंस कर्व क्या है, और तीसरा हमें देखना पड़ता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या बिजनेस लाइफ साइकिल के बारे में। सर आप सिंपली ये कहना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात क्या है कि SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमारे क्या क्या है। दूसरा हमारे लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस कर हमारे लिए क्या है, और तीसरा हमारे लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, हमारे लिए बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होता है। इन चीजों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाना चाहिए। जल्दी से आपके साथ साथ एक करके बात करता हूं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जैसा कि नाम से समझ में आता है, SBU का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आपको पता है डियर, कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी होती है। लेट्स से ये मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से दिस इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स होंगे, एग्री करते हैं मेरे साथ? बट कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होंगे जो बाकियों के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होंगे जो कि बाकियों के मुकाबले इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे। अगर मुझे पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाना है, मींस अगर मुझे इन 4 में से कोई एक तरीका अडॉप्ट करना है, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस यूनिट्स का एनालिसिस करूं, या मैं ऐसे यूनिट्स का एनालिसिस कर लूं जो कि इनसिग्निफिकेंट थे, मींस मेरे पैसे भी खर्च हो गए और मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ? प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैं कहता हूं कि मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ जाना चाहता हूं। तो सर पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ क्यों जाना चाहते हो? ताकि आपको आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट बिजनेस यूनिट्स का फ्यूचर पता चल सके। अब लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 25 बिजनेस यूनिट्स थे। हम तो चाहते हैं कि हम 25 के 25 बिजनेस यूनिट्स का पोर्टफोलियो एनालिसिस कर दें, बट क्या इसमें खर्चा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा? हाँ, तो समझदारी दिखाते हुए रिलायंस को कम से कम क्या करना चाहिए, वो बिजनेस यूनिट्स जो कि बाकियों के मुकाबले ज्यादा क्रूशियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मींस जो स्ट्रेटेजिक है, कम से कम क्या उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस होना चाहिए? हाँ सर। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सारे के सारे बिजनेस यूनिट्स में से उन बिजनेस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कैसे होंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आपको अपने सारे के सारे बिजनेस यूनिट्स में से उन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कैसे होंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। बट सवाल बनता है कि मैं कैसे अपने सारे के सारे बिजनेस यूनिट्स में से उन बिजनेस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करूं जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। इंस्टीट्यूट कहता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स वो होते हैं जिनमें कुछ खास प्रकार की बातें होती हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है, ये वो यूनिट्स होते हैं जिनका अलग से एक मैनेजर होता है जो इन बिजनेस यूनिट्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस ये वो यूनिट्स होते हैं जिनका एक अलग से मैनेजर होता है जो इन यूनिट्स के लिए प्लानिंग करता है, जो इन यूनिट्स के प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन यूनिट्स का हो सकता है मिशन
और ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव से अलग हो। इन यूनिट्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर से अलग हो। इन यूनिट्स की जो प्लानिंग है ये हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग से की जा सके। मींस कुछ खास बातें होती हैं जो हमें ये इंडिकेट करती हैं कि एक यूनिट मेरा क्या बन गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, और बाकी यूनिट्स मेरे क्या नहीं है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स नहीं है। तो सर अगेन एक सवाल उठता है यहाँ पे कि क्यों हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्योंकि डियर अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं तो कम से कम हमारे सारे के सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का क्या हो जाना चाहिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस। पता चला कि मैंने 25 बिजनेस यूनिट्स का पोर्टफोलियो एनालिसिस को मैंने लेट से डाल दिया, जिसमें से 20 ही हो पाए और 20 में से एक भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं था, तो क्या हमारे पैसे भी खर्च हो गए, टाइम भी वेस्ट हो गया, और क्या हमें कोई रिजल्ट मिलेगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए कम से कम उन बिजनेस यूनिट्स का तो पोर्टफोलियो एनालिसिस हो ही जाना चाहिए जो कैसे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आर द की बिजनेस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर गोइंग फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस, एंटिटी मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ इट्स की बिजनेसेस। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। वो क्या क्या हो सकते हैं फीचर्स जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरा जो बिजनेस यूनिट है वो स्ट्रेटेजिक है या नहीं है, वो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो मेरे साथ साथ देख लें जल्दी से, तो मेरे साथ साथ देख लें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो मुझे बताएंगे कि मेरा जो बिजनेस यूनिट है वो स्ट्रेटेजिक है या नहीं। सबसे पहले देख लें, इट हैज अ मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। मींस ये वो यूनिट होंगे जिनके लिए एक अलग से मैनेजर होगा जो उसके लिए प्लानिंग करेगा और उसके परफॉर्मेंस के लिए रिस्पांसिबल। इसके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स अलग हो। मींस इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मींस इसके कॉम्पिटिटर हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर से अलग हो। इट हैज अ सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इसका जो मिशन या ऑब्जेक्टिव है ये हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन या ऑब्जेक्टिव से अलग हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विजन नहीं लिखा हुआ क्योंकि विजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेम ही होता है। इसके बाद क्या हो सकता है, इट कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली देन द रेस्ट ऑफ द कंपनी। मींस आप इसके लिए सेपरेट प्लानिंग कर सकते हैं। और लास्ट में इट मे बी द सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड बिजनेस। ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चैप्टर नंबर 7 और 8 के रिवीजन वीडियोस को देखने के बाद। तो डियर हमें सबसे पहले क्या देखना है, अपने सारे के सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। दूसरा होता है डियर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस कर्व, जिसको हम लर्निंग कर्व भी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, व्हाई आई शुड केयर अबाउट एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व। होता क्या है, मेरी बात को ध्यान दीजिए। आपने एक कहावत सुनी हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आल्सो वुमन परफेक्ट। होता क्या, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आपने लाइफ में अपने ऑफिस में, अपने सीएसआर के ऑफिस में पहला आईटीआर फाइल किया था, हो सकता है इसको फाइल करने में आपको 2 घंटे लग गए, बट अब हो सकता है कि आप 15 मिनट के अंदर एक आईटीआर फाइल कर दें, 15 मिनट्स। हाँ, आईटीआर 4 अगर है तो उसमें हो सकता है 25 मिनट आप लगा दें। मींस अब आप क्या, अब आप आईटीआर फाइल करते हैं, इसमें बहुत कम टाइम आपको लगता है। मैंने क्या देखा कि जब आपने किसी काम को पहली बार किया था तो लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा था, बट अगर आप किसी काम को बार बार, अगर आप उसी काम को अगर आप मतलब रिपीट कर रहे हैं तो लगने वाला टाइम डियर फ्रेंड्स फॉल होता जाता है, लगने वाला टाइम कम होता जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं किसी काम को पहली बार करता हूं तो मेरे माइंड में उस काम के प्रति किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं होती। मींस मैं बिल्कुल नया नया उस काम को सीख रहा होता हूं, और जैसे मैं उस काम को दोबारा से करता हूं मेरे माइंड में उस काम को पहली बार करने की वजह से डियर कैश मेमोरी बन गई होती है, जिसका मुझे फायदा होता है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जब मैं किसी काम को बार बार करूंगा तो डियर मेरे लिए जो लगने वाला जो मेरे लिए जो मींस टाइम होगा वो टाइम सब्सटेंशियली रिड्यूस होता जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट का लेट से सेलिंग प्राइस है ये 100 रुपीज का है। इसमें जो मटेरियल कॉस्ट आती है ये लेट से 50 रुपए आती है। इसमें जो लेबर हमसे 1 आवर इन्वेस्ट, और लेबर का जो रेट है ये है लेट से ₹30 पर आवर, और हम ना 100% लेबर कॉस्ट चार्ज करते हैं एज अ ओवरहेड। ये सारी बातें आपने अपने मतलब कॉस्टिंग में मतलब देखी हुई, तो कोई नई बात नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका सेलिंग प्राइस 100 है, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है 50 रुपए, जिसमें लेबर 1 घंटे हमें मतलब लगाना पड़ता है, और रेट है जो हम पे करते हैं वो है 30 रुपीज पर आवर, और 100% हम क्या चार्ज करते हैं, ओवरहेड। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है, मेरी कॉस्ट कितनी बनी, मटेरियल 50 रुपए, लेबर कॉस्ट 30 रुपए, और ओवरहेड कॉस्ट 30 रुपए। तो कॉस्ट तो आपकी 110 बन गई, और सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपीज। तो ये तो लॉस में चला गया, 10 रुपए का लॉस आ गया। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या कहें कि सर जी देयर इज अ लॉस ऑफ ₹10, इसलिए हमें प्रोडक्ट ए सेल नहीं करना। हो सकता है कि हम ये कह दें,
बट आपको यहाँ पे साथ में क्या देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करो या फिर लर्निंग करो। हो सकता है कि ये जो 110 रुपए की जो कॉस्ट शीट आपने बनाई हो, जब आपने बिल्कुल पहली बार ये प्रोडक्ट बनाया हो तब ये कॉस्ट आई हो। Are you guys getting? बट अब आप इस वाले प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में बना पाते हैं। मीन्स अब आपका लेबर इस प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ आधा घंटा लेता है, पहले ये 1 घंटा लेता था। अगर अब ये आधे घंटे में बना पाता है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस 50 रुपए, 100 रुपए, मटीरियल कॉस्ट 50 रुपए, लेबर कॉस्ट 15 रुपए, ओवरहेड कॉस्ट 15 रुपए, क्योंकि सर जी ओवरहेड कितना है, 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट, और हमें सिर्फ आधा घंटा लगता है 30 रुपए के रेट से, मीन्स 15 रुपए। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई, 80 रुपए। तो प्रॉफिट कितना बना, 20 रुपए। ध्यान दीजिएगा, पहले डियर हम इसी प्रोडक्ट को बनाते थे, 10 रुपए का लॉस आता था, बट इसी प्रोडक्ट को अब बनाने में हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हमें क्या जज्बाती हो कि पहले इस प्रोडक्ट को पहले दिन ही बंद कर देना चाहिए था? नहीं सर, ये तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। 20% का डियर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या 20% का प्रॉफिट कम होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लेट से किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी ये मतलब बिजनेस को अगर आपको बंद करने के बारे में कोई फैसला लेना है, तो उसको बंद करने से पहले देख लें कि क्या यहाँ पे कोई लर्निंग इफेक्ट या कोई एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट तो नहीं है जो कि आप मिस कर जाएं। तो आपको डियर पोर्टफोलियो एनालिसिस के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स का लर्निंग इफेक्ट या फिर एक्सपीरियंस इफेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ आई। मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें। Experience curve, also known as learning curve, this theory states that as cumulative volume of production increases, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, workers becomes more efficient in production and hence the unit cost of product declines। तो जो per unit cost आती है वो कम हो जाती है। This decline in cost happens due to the learning और experience effect, क्योंकि डियर वो जैसे जैसे यूनिट्स को ज्यादा बनाते हैं वो नए नए काम वो उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, बिकॉज दे लर्न, दे गेन एक्सपीरियंस। तो इम्पैक्ट ये होगा कि जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बट हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होगा कि मेरा कॉस्ट पर यूनिट कहाँ चला जाए, जीरो में आ जाए, ऐसा नहीं। आप लर्न करते हैं, एक लेवल तक लर्न करते हैं, उस लेवल के बाद जाके आप लर्न नहीं करते। पता चला कि आपने पहला आईटीआर भरा, 2 घंटे लग गए, आपने 1000 आईटीआर भर दिए। अब आप जैसे आईटीआर को सिर्फ और सिर्फ देख भर लेते हैं, आईटीआर भर गया, ऐसा नहीं होगा। अभी भी डियर आपको मिनिमम थोड़ा सा टाइम लगाना ही पड़ेगा। उस मिनिमम टाइम के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। मीन्स आप कहां पहुंच गए, लर्निंग स्टेज से स्टेबल स्टेज में पहुंच गए। मीन्स एक टाइम ऐसा था जब आपका टाइम कम हो रहा था, मीन्स लगने वाला टाइम आईटीआर भरने में कम हो रहा था, बट अब लेट से 15 मिनट से कम अब आप नहीं लगा सकते, मिनिमम आपको 15 मिनट लगानी पड़ेंगे। मीन्स अब आप जितने भी आईटीआर आगे और भर लें, आपको हर एक आईटीआर भरने में आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा सर, 15 मिनट। मतलब आप कहां चले गए, स्टेबल स्टेज में। एक टाइम ऐसा था जब आप 2 घंटे लगाते थे, फिर 1.5 घंटा लगाया आपने, फिर 1 घंटा लगाया, फिर आधा घंटा लगाया, अब आप 15 मिनट लगाते हैं। तो डियर 2 घंटे से 1.5 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, आपने क्या देखा कि टाइम आपकी कम हो रही है। मीन्स आप कहां है, लर्निंग स्टेज में। बट 15 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा, मीन्स आप कहां चले गए, स्टेबल स्टेज में। ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सपीरियंस करो का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या लेना देना है। मीन्स हम बीइंग द सीए स्टूडेंट, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस का और लर्निंग कर्व से क्या लेना देना। मीन्स हाउ एक्सपीरियंस कर्व कैन बी यूजफुल इन द एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मेरे साथ साथ देखें, एज बिजनेस ग्रोज इट गेन्स एक्सपीरियंस है, तो खैर बट ऑब्वियस सी बात है। बट जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स बिजनेस के पास एक्सपीरियंस आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी पुरानी मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होगा। एक्सपीरियंस की वजह से जो कॉस्ट होगी डियर वो भी कम होती जाएगी, और अगर मेरी कॉस्ट कम है तो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्या मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द डिक्लाइन इन कॉस्ट ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द एंटिटी। और ये क्यों पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे पास क्या है, लर्निंग इफेक्ट। अगर मेरे पास लर्निंग इफेक्ट है, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस इफेक्ट है, तो क्या कोई नया प्लेयर बहुत आसानी से इंडस्ट्री में एंटर करेगा? नहीं। उसको पता है सर जी कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसमें जो प्लेयर्स हैं उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस, क्योंकि वो हो सकता है कि 20 साल से उस इंडस्ट्री में हो। बट क्या नए प्लेयर के पास एक्सपीरियंस होगा? नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस करो एक्ट्स एज अ बैरियर टू एंट्री फॉर द न्यू फर्म इन द मार्केट। मीन्स नए लोग जो है इंडस्ट्री में आने से पहले सोचेंगे और हो सकता है कि ना आए। इसका फायदा हमें ये होगा, एक्सपीरियंस का, हेल्प्स एंटिटी टू बिल्ड अप मार्केट शेयर, कि हम अपने लिए एक बड़ा मार्केट शेयर बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करो डिस्करेजेस कंपटीशन, क्योंकि मतलब डियर फ्रेंड्स नए प्लेयर मार्केट में नहीं आएंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर भी होंगे वो भी हमसे अननेसेसरी प्राइस और वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस इफेक्ट है, हम उनसे कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं। और फाइनली लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट। मीन्स ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सपीरियंस करो जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कैसे रेलेवेंट है।
और लास्ट में डियर जो हमें कॉन्सेप्ट देखना है पोर्टफोलियो एनालिसिस को करने से पहले, वो कहलाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप सारे बच्चों को पता है डियर फ्रेंड्स कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता है, और वो लाइफ साइकिल कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं तो प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन फेज में होता है। इसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब बायर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, फिर बायर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करता है। बट जानकारी सिर्फ बायर को नहीं होती, कॉम्पिटिटर्स को भी जानकारी हो जाती है। फिर प्रोडक्ट जो वो ग्रो नहीं करता, फिर वो मैच्योर हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका जो कॉम्पिटिटर है आपसे कम प्राइस में आपसे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है। मींस आप कहां पहुंच जाते हैं, डिक्लाइन स्टेज में। तो चलें जल्दी जल्दी, आपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इस समय ना तो बायर को इसके बारे में पता है और नहीं आपके मींस कॉम्पिटिटर को इसके बारे में पता है। मींस इसे हम क्या नाम देंगे, इंट्रोडक्शन फेज। क्योंकि ना बायर इसके बारे में जानता है ना कॉम्पिटिटर इसके बारे में जानता है, इसलिए डियर यहाँ पे जो सेल्स होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्लो ग्रो करती है। एक टाइम ऐसा आता है जब बायर्स को इस वाले प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, बट सिर्फ बायर को पता नहीं चलता, साथ में पता किसको चल जाता है डियर, कॉम्पिटिटर्स को। तो जैसे बायर को पता चल गया, हमारी सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती है। सर जी कॉम्पिटिटर को भी तो पता चल गया, तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर देगा। मींस अब हमारी सेल ग्रो नहीं करेगी, जहां थी वहीं रह गई। मींस हम कहां पहुंच गए, मैच्योरिटी फेज में, और यहां हम कहां थे, ग्रोथ फेज में। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कॉम्पिटिटर क्या करेगा, हमसे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट हमसे कम प्राइस में मार्केट में सेल कर देगा। तो क्या बायर फिर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं, और आपका प्रोडक्ट कहां चला जाएगा, डिक्लाइन स्टेज में। तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमें डियर क्या करना चाहिए, हमें मैच्योरिटी फेज में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक एडवांस वर्जन लॉन्च कर दें, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कहां ना जाए, डिक्लाइन फेज में ना जाए। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या बिजनेस लाइफ साइकिल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जैसे बिजनेस को पता चला कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कहां चला गया, मैच्योरिटी फेज में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इस समय ही अपने प्रोडक्ट का अपडेटेड वर्जन मार्केट में लेकर आ जाते हैं, उसका एक नया जनरेशन मार्केट में लेकर आ जाते हैं, ताकि जो बायर है वो किसी कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए। जैसे डियर आपको पता है, अब एप्पल जो है वो हर 10 महीने के अंदर 10 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर नया आईफोन का वर्जन लेकर आ जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि जैसे उस एप्पल को लगता है कि आईफोन जो है वो कहां पहुंच गया, मैच्योरिटी फेज में, और इसके बाद आईफोन कहां जाएगा, डिक्लाइन फेज में, तो उसको यहां जाने से पहले ही इसका एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। मेरे साथ साथ देख लें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एस शेप्ड कर्व विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इस बात को समझ पाए, रिलेशनशिप ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इस फोटो को दोबारा से देखें तो हमने कहा कि जब हम इनिशियल फेज में थे तो हमारी सेल्स बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी। हाँ, जब हम कहां चले गए, ग्रोथ फेज में, तो हमारी सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। मैच्योरिटी फेज में हमारी सेल्स टेंजेंट हो गई, मींस ग्रोथ बंद हो गई, जहां थी वहीं पे रह गई। और जब हम फाइनली कहां चले गए डिफरेंस, डिक्लाइन फेज में, जहां हमारी सेल्स जो है वो रियलिटी में कम होनी शुरू हो गई। अब जो बायर है वो हमसे स्विच होकर कहां जाने लगा, हमारे कॉम्पिटिटर। देखेंगे there are 4 phases in the product life cycle or business life cycle. These are introduction phase. This is the first phase in the product life cycle where the product is introduced in the market. Demand and competition remains low as the customer and competitors are largely unaware about the product. क्योंकि dear friends, ना तो आपके बायर को पता होता है, और अगर बायर को ही नहीं पता तो कॉम्पिटिटर को कैसे पता होगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि आपकी ज्यादा सेल्स नहीं आती, बट जनरली आप इंट्रोडक्शन फेज में क्या करते हैं, चूंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, इसलिए जो प्राइसेस होते हैं वो जनरली हाई होते हैं। धीरे धीरे प्रोडक्ट के बारे में बायर को पता होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे डियर कॉम्पिटिटर्स को भी इसके बारे में जानकारी हो जाती है, इसलिए मार्केट में कंपटीशन आना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, और चूंकि बायर को भी पता चल गया इसलिए हमारी सेल्स भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ग्रोथ फेज, इन दिस फेज मार्केट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग ड्यू टू विच डिमांड एंड सेल्स इंक्रीजेस। क्योंकि बायर को डियर अब इसके बारे में जानकारी हो गई। However, competition also increases due to which prices starts falling. क्योंकि डियर कॉम्पिटिटर भी अब इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना शुरू कर देता है। हाँ, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अभी आपके लेवल का नहीं बना, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटर को मार्केट में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट स्टिल आपकी जो प्राइसेस है इस पे इसका इंपैक्ट देखने को मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाता है, और आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बंद हो जाती है। मींस आप कहां चले गए, मैच्योरिटी फेज में। इन दिस फेज द competition becomes very intense and due to which the demand does not grow and sales becomes stringent, that is constant. और finally competitor आपसे बेहतर प्रोडक्ट आपके से मींस कम रेट में मार्केट में ऑफर करना शुरू कर देता है। मींस आप कहां चले जाते हैं, डिक्लाइन फेज में। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर देयर इज अ रियल डिक्लाइन इन द प्रोडक्ट डिमांड एंड सेल्स फॉल्स शार्पली।
सर हमें क्यों करना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या बिजनेस लाइफ साइकिल का एनालिसिस? ध्यान दीजिएगा, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज दैट एंटिटी कैन गेट एन सिग्निफिकेंट इनसाइट अबाउट द प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनसाइट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैन बी टेकन। इस बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन फेज में है, या अगर आपका प्रोडक्ट लेट से ग्रोथ फेज में है, तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए, मींस एक्सपेंशन करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स अगर मैच्योरिटी फेज में चला गया, मींस ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या मैं बेवजह एक्सपेंशन करता रहूं, या मैं फिलहाल मुझे होल्ड करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए? सर होल्ड क्या होता है, हार्वेस्ट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। मुझे बताएं, मैंने नया नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, मुझे क्या करना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए ताकि मैं तेजी से ग्रो कर सकूं। मैंने देखा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो सर और ज्यादा पैसा लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सके। प्रोडक्ट अब ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि सर जी कॉम्पिटिटर ने इसी तरीके का प्रोडक्ट जो है वो कम रेट में मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो क्या मैं इसी वाले प्रोडक्ट का ऐड करता रहूं, या मुझे नए प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए? सर नए प्रोडक्ट पे ध्यान दो, इसका अपडेटेड वर्जन लेकर आओ और इस वाले प्रोडक्ट को क्या करो? होल्ड करो, हार्वेस्ट करो। और फाइनली अगर लेट्स से ये वाला प्रोडक्ट मेरा कहां चला गया? डिक्लाइन फेज में, तो क्या मुझे पैसे लगाने चाहिए, या मुझे इस वाले प्रोडक्ट को मार्केट से क्या कर लेना चाहिए? विड्रॉ करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। मींस मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए क्या करना चाहिए? हार्वेस्ट या फिर रिट्रेंचमेंट, मींस मुझे इसको मार्केट से निकाल के नया आईफोन का वर्जन मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। देखेंगे मेरे साथ साथ। लाइक इफ द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट इज इन देयर इंट्रोडक्शन या फिर इनिशियल या फिर ग्रोथ फेज, हमें क्या करना चाहिए? एक्सपेंशन। अगर आप मेच्योर्ड हो गए तो सर जी फिर एक्सपेंशन का तो कोई फायदा नहीं, आपको होल्ड या हार्वेस्ट करना चाहिए। और अगर लेट्स से कि अगर आप मींस डिक्लाइन में चले गए तो आप कहां चले जाएंगे? रिट्रेंचमेंट या हार्वेस्ट में। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस। मतलब कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और कैसे उनको इस बारे में पता चलेगा कि उनका प्रोडक्ट या बिजनेस कहां पे स्टैंड करता है थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ध्यान दे। तो फिर हमने आपके साथ तीनों बातें देख ली। हमने आपके साथ देख लिया एसबीयू क्या होता है, हमने आपके साथ देख लिया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट देख लिया हमने, फिर हमने आपके साथ देख लिया डियर एलसी या फिर एक्सपीरियंस कर, लर्निंग कर या फिर एक्सपीरियंस कर, और फाइनली हमने आपके साथ देख लिया पीएलसी। अच्छा, एलसी और पीएलसी। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने आपके साथ क्या देख लिया? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर बिजनेस लाइफ साइकिल, लर्निंग कर्व और प्रोडक्ट लाइफ। चलिए आगे आते हैं। अब हम आते हैं डियर हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस में। आपको जैसे पता है डियर फ्रेंड्स, 4 तरीके इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के, और वो 4 तरीके, सबसे पहला तरीका क्या है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी, दूसरा एक और प्रोडक्ट मार्केट शेयर मैट्रिक्स, तीसरा एडीएल मैट्रिक्स, चौथा जनरल इलेक्ट्रिक या फिर जीई मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा इजी तरीका है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या फिर बिजनेस पोर्टफोलियो के एनालिसिस का। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। लेट्स से कि आप इन्वेस्टर हैं, आप पैसा लगाना चाहते हैं, मैं आपके पास पहुंच गया, मैंने कहा कि सर मेरे प्रोडक्ट में पैसा लगा दीजिए, मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में 80% मार्केट शेयर के साथ बैठा हुआ है, मेरे प्रोडक्ट में पैसा लगा दीजिए, मेरा जो प्रोडक्ट है वो 80% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है। आप इस बात को सुन के हो सकता है कि खुश हो जाएं और आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को रेडी हो जाएं। बट मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेना चाहिए, या आपको एक और सवाल मुझसे पूछना चाहिए? वो क्या सवाल होगा? आपने मुझसे पूछा कि ठीक है सर जी, अच्छी बात है, आपने ये तो बता दिया कि आपका मार्केट शेयर कितना है, आप ये भी बताएं कि आपका प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो इंडस्ट्री कितने % से ग्रो कर रही है। फिर से मैं आपके पास गया पैसे लगवाने के लिए, क्योंकि बिकॉज यू आर अ इन्वेस्टर। मैंने कहा कि सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप मेरे प्रोडक्ट में, आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। हम 80% मार्केट शेयर के साथ बैठे हुए हैं, मीन्स हमारे पास 80% मार्केट शेयर है। आप 80% मार्केट शेयर हो सकता है कि सुन के आप हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएं, बट आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछ लिया, आपने मुझसे एक और सवाल पूछ लिया, और आपने मुझसे ये पूछ लिया कि बताएं साहब, अच्छी बात है आपके पास 80% मार्केट शेयर है, आप ये भी बताएं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितने % है, मींस एट व्हाट % द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। मैं कहता हूं इंडस्ट्री सर जी 20% से ग्रो कर रही है, मींस इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है, हर साल इंडस्ट्री 20% बढ़ जाती है, और मेरे पास 80% मार्केट शेयर है, तो मुझे बताएं इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी आपके लिए? मैं आपको कहता हूं लेट्स से सर इंडस्ट्री ग्रो तो नहीं कर रही, हाँ इंडस्ट्री ने डिक्लाइन कर रही है, और हर साल ना -5% की ग्रोथ है, -5% की ग्रोथ है, क्या आप पैसे लगाना चाहेंगे? नहीं।
आप क्या पैसे लगाना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आप क्या बोलेंगे कि चलें अभी आपके पास 80% मार्केट शेयर, हमने पैसे लगा दिए, पता चला 10 साल के बाद तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके पास मार्केट शेयर किस काम का? आर यू गाइस गेटिंग? तो सिंपली हम ये कहना चाहते हैं डियर कि आपको अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के एनालिसिस के लिए कम से कम 2 बातें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, और वो 2 बातें क्या हैं? पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका मार्केट शेयर, आपका रिलेटिव मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में कितना है। और दूसरा, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जिस मार्केट में काम करते हैं, वो मार्केट कितने % से ग्रो करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट में या मुझे अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए। तो बीसीजी कहता है कि 4 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। अगर आपको बीसीजी की अगर आपको फोटो अगर आपको याद रखनी है तो सबसे पहले 2 लाइनें लगा दें, स्टार लिख दें, बगल में क्वेश्चन मार्क, नीचे कैश काउ और डॉग। स्टार में दोनों चीजें हाई होती हैं। कौन सी 2 चीजें, इसकी बात बाद में करेंगे। स्टार में सब कुछ हाई होता है, क्वेश्चन मार्क में एक हाई होता है, एक लो होता है। अब ये क्या हाई होता है, क्या लो होता है, इसकी बात बाद में करेंगे। दिस इज लो, दिस इज लो। क्वेश्चन मार्क में क्या लो होता है, बस आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन मार्क में क्या लो होता है? हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर। क्वेश्चन मार्क में क्या लो होता है? हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर। मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आ गया? रिलेटिव मार्केट शेयर। तो रिलेटिव मार्केट शेयर के बाद क्या बचा? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट या मार्केट ग्रोथ रेट। तो वर्टिकल एक्सिस में क्या आ गया? मार्केट ग्रोथ रेट या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, बीसीजी मैट्रिक्स में हम जो 2 फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के क्लासिफिकेशन के लिए, वो 2 फैक्टर्स क्या हैं? पहला, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट या मार्केट ग्रोथ रेट, जो कहां पे होगा? वर्टिकल एक्सिस में। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा? रिलेटिव मार्केट शेयर। बट सर एग्जाम में ये कैसे याद रखेंगे? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्टार लिख दें, फिर क्वेश्चन मार्क लिख दें, कैश काउ लिख दें, डॉ लिख दें, और बस एक बात ये याद रखना है कि मींस क्वेश्चन मार्क में लो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में क्या कम होता है? हमारा मार्केट शेयर। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हाई है, हमारा मार्केट शेयर कम। ठीक बात है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बीसीजी मैट्रिक्स को यूज करता हूं तो मैंने अपने हर एक प्रोडक्ट और मैंने अपने हर एक बिजनेस को 2 फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज किया, और वो 2 फैक्टर्स क्या हैं? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया? मैंने अपना प्रोडक्ट ए उठाया और मैंने देखा कि इसका रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है और जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है। इसके बेसिस पे मैं अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को, एसबीयू को 4 क्राइटेरियाज में, 4 अलग अलग एरियाज में क्लासिफाई कर सकता हूं। और वो एरियाज क्या है? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। 4 वो प्रोडक्ट होते हैं, बिजनेस होते हैं, एसबीयूज होते हैं जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है और जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी हाई होता है। मींस ये ऐसे प्रोडक्ट, बिजनेस या एसबीयू होते हैं जो एक बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में हाई मार्केट शेयर के साथ बैठे होते हैं। फिर से, 4 वो प्रोडक्ट, बिजनेस या एसबीयू होते हैं जो एक बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में हाई मार्केट शेयर के साथ बैठे होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अगर आप उस इंडस्ट्री के साथ साथ चलना चाहते हैं ताकि आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, तो आपको क्या करते रहना पड़ेगा? इन्वेस्ट करते रहना, इन्वेस्ट करते रहना। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा मतलब जहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो पता चला कि इंडस्ट्री आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। आर यू गाइस गेटिंग? तो अगर आप स्टार प्रोडक्ट या अगर आपका कोई प्रोडक्ट स्टार है, अगर आपका कोई बिजनेस या एसबीयू स्टार है, तो डियर आपको ना चाहते हुए भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो स्टार जो है वो बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वो प्रोडक्ट, बिजनेस या एसबीयू होते हैं जो कि एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम तो करते हैं बट विद द लो मार्केट शेयर। मींस मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं लेट से जो 20% के रेट से ग्रो कर रही है, बट मेरे पास सिर्फ 5% मार्केट शेयर है। इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है, मेरे पास लेट से सिर्फ 5% मार्केट शेयर है, मेरे पास एक लो मार्केट शेयर है। तो क्वेश्चन मार्क डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क के कुछ और भी नाम होते हैं जैसे वाइल्ड कैट या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिजनेस होते हैं या फिर मतलब एसबीयू होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डियर फ्रेंड्स रियल ट्रबल का मतलब दे आर द रीजंस फॉर द ट्रबल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सर जी क्यों? क्योंकि ओके अगर मैं आपको स्टार और क्वेश्चन मार्क का कंपैरिजन कराऊं तो स्टार और क्वेश्चन मार्क में एक चीज डियर फ्रेंड्स सेम है कि दोनों एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है।
बट स्टार और क्वेश्चन मार्क का अगर मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ डियर, तो इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि सर स्टार में हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो हाई है, बट क्वेश्चन मार्क में हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर लो है। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो 20% के रेट पे ग्रो कर रही है, मींस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत है। मैं कहता हूं एक ऑप्शन है, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो 20% के रेट पे ग्रो करती है। आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट ए, केस वन, प्रोडक्ट ए के पास 60% मार्केट शेयर है उस इंडस्ट्री की। केस बी, प्रोडक्ट ए के पास सिर्फ 6% मार्केट शेयर है उस इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 20%, आपके पास केस वन सिर्फ आपके पास 60% मार्केट शेयर है, केस बी आपके पास सिर्फ 6% मार्केट शेयर है। आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, आपको नई फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, आपको नए आउटलेट्स, नए शोरूम्स बनाने पड़ेंगे, आपको नए इंप्लॉयज हायर करने पड़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंस होके, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब आपके पास उस इंडस्ट्री में 60% मार्केट शेयर है, जब आपके पास उस इंडस्ट्री में सिर्फ 6% मार्केट शेयर है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट कब होंगे इन्वेस्ट करते समय? सर जी जब हमारे पास 60% मार्केट शेयर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक बड़े प्लेयर हैं, आप आसानी से मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ 6% मार्केट शेयर है, अगर आपने बहुत सारा पैसा डियर फ्रेंड्स लोन लेके मार्केट में लगा दिया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, और चूंकि वो आपसे बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके पास ज्यादा पावर है मार्केट को मैनिपुलेट करने की, मार्केट को मैनेज करने की, मार्केट को नेविगेट करने की। किसी को बात समझ आई? इसलिए डियर फ्रेंड्स ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि सर जी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बट हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमें रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि अभी जो हमारा पैसा इस इंडस्ट्री में फंस गया, अगर हम और इन्वेस्ट कर दें तो रिटर्न हमें क्या मिलेगा? पैसे हमारे और फंस जाएंगे। मीन्स हमारे लिए ये क्या बन जाएगा? एक तरीके का ट्रैप बन जाएगा। हाँ, स्टार में हमें ये इशू नहीं रहता कि अगर हम स्टार में पैसा लगाएं तो वो ट्रैप बन जाएगा। रीजन क्या है? वी आर द बिग प्लेयर और हम आसानी से मार्केट को मैनेज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन मार्क में डियर सबसे बड़ा हमारे लिए ट्रबल ये होता है कि हमें इंडस्ट्री हमसे मांग करती है कि सर पैसा लगाओ, बट अगर हमने पैसा लगा दिया तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें उसका रिटर्न मिलेगा, एंड इट कैन रिजल्ट इनटू अ कैश ट्रैप फॉर अस। मींस हमारे पैसे फंस गए, वहां से ये पैसा वापस नहीं आ रहा। ठीक बात है। टुडे आपको याद ये रखना है कि अगर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करेगी तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे छूट जाएंगे। बट अगर इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ नहीं है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जितना पैसा लगा दिया उतना ही काफी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ, कैश का वो प्रोडक्ट बिजनेस या एसबीयूज होते हैं जो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां ग्रोथ नहीं है बट इनके पास मार्केट शेयर बहुत है। मीन्स मार्केट शेयर बहुत है, मीन्स अच्छा खासा पैसा ये हमारे लिए कमाते हैं और हमें फर्दर पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा डियर, स्टार और कैश काउ में एक सिमिलैरिटी है। क्या? दोनों में मार्केट शेयर हाई है, बट स्टार जो होता है डियर वो हमसे पैसा लगवा लेता है। रीजन क्या है? स्टार एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जो तेजी से ग्रो कर रही है, और इंडस्ट्री में अगर चूंकि ग्रोथ है तो अगर हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे तो हमें फिर फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा, हमारा मार्केट शेयर श्रिंक होता जाएगा। कैश काउ में चूंकि मार्केट शेयर ज्यादा होता है, हमें रिटर्न मिल रहा होता है, और इसका फायदा ये होता है कि हमें पैसा लगाना नहीं पड़ता क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। इसलिए डियर फ्रेंड्स इसलिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो कैश काउ होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पोजीशन होता है जहां पे आपके पास पैसा सिर्फ आ रहा होता है विदाउट इन्वेस्टिंग द मनी। हाँ, स्टार में भी पैसा आ रहा होता है, बट सर जी जितना पैसा आ रहा होता है उससे ज्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है फ्यूचर में। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको एग्री करना है या फिर आपको डिसएग्री करना है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि मतलब एग्री क्या करना, आपको इसका आंसर देना है। क्या कोई प्रोडक्ट हमेशा स्टार रह सकता है, हाँ या ना? सर नहीं। रीजन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हमेशा तेजी से ग्रो नहीं कर सकती, चाहे डियर वो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पे ग्रोथ का एक फेज होता है। ग्रोथ के बाद वो इंडस्ट्री कहां चली जाती है? मैच्योरिटी फेज में। इसी जमाने में डियर फ्रेंड्स स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। आज क्या स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है? नहीं सर। और आज के समय डियर फ्रेंड्स दुनिया के ज्यादातर मतलब देश ऐसे हैं जहां पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री क्या हो गई? मैच्योर्ड हो गई। और डियर जापान जैसे देश तो ऐसे भी हैं जहां पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री कहां चली गई? डिक्लाइन में चली गई। ठीक बात है। हमने ये देखा कि अगर मेरा प्रोडक्ट आज स्टार है तो स्टार क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री।
एक दिन ऐसा आएगा जब ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो है ये मॉडरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मेरा स्टार किस में चेंज हो जाएगा? कैश काउ में चेंज हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो स्टार ही होता है जो बाद में जाके कैश काउ बनता है, और कैश काउ इसलिए बन गया क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ खत्म हो गई। बट हाँ, जब तक इंडस्ट्री में ग्रोथ थी, अगर आपने पैसा लगा लिया तो आपको एक बड़ा मार्केट शेयर मिल गया, और जब कैश काउ ये बन जाएगा तो डियर फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे बैठाए आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और हाँ डियर, लास्ट में डॉग वो प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं जो कि एक लो ग्रोथ इंडस्ट्री में एक लो मार्केट शेयर के साथ काम करते हैं। मीन्स हमारे पास मार्केट शेयर भी नहीं है, और ये जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं इंडस्ट्री का भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम जनरली क्या कर दिया करते हैं? डाइवेस्ट कर देते हैं। यहाँ से पैसा निकाल के हम कहाँ लगा दिया करते हैं? स्टार में लगा दिया करते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क में भी पैसा लगाने की जरूरत तो होती है, बट हम चूंकि कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्वेश्चन मार्क में लगाया गया पैसा हमें कोई रिटर्न देगा, इसलिए डियर हमें बहुत सोच समझ के पैसा क्वेश्चन मार्क में लगाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में पैसा लगा के हम अपना मार्केट शेयर बड़ा कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, तब तो इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि जितना पैसा हमने ऑलरेडी लगा दिया ये पैसा भी हमारा अननेसेसरी फंस जाएगा, तो इसलिए डियर क्वेश्चन मार्क को फिर क्या कर दें? डाइवेस्ट कर दें, छोड़ दें, यहां से निकल जाएं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जो 20% के रेट से ग्रो करती है, मेरे पास मार्केट शेयर सिर्फ 2% है, मेरे लिए वो क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे लेट से वहां फर्दर पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो इस बात को देखें कि क्या इसके बाद इन्वेस्ट करके आपका मार्केट शेयर बड़ा होगा। अगर होता है तब तो पैसे लगाएं, अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी कॉम्पिटिटर इतना स्ट्रांग है कि हमें वो ग्रो करने नहीं देगा, तो आपने जितना पैसा ऑलरेडी लगा दिया, क्या और ये समझदारी है पैसा और लगाने की? या इससे अच्छा है कि पैसा लेके निकल जाए? सर पैसा लेके निकल जाओ। मीन्स क्वेश्चन मार्क के पास हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मीन्स हम बिल्ड भी कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम इसे क्वेश्चन मार्क को कहां लेके जा सकते हैं, वी कैन क्रिएट इट इनटू अ स्टार, और हम इससे क्या कर सकते हैं? बाहर भी हो सकते हैं, मीन्स हम इसे डाइवेस्ट भी कर सकते हैं। मीन्स हम इसे क्या ट्रीट कर लें? बोले कि नहीं सर जी हमारे बस की ये नहीं, और हम इसे क्या कर देंगे? डाइवेस्ट, और ये पैसा कहीं और लगा देंगे। तो जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें। और हाँ डियर, बीसीजी में हम दो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हमारी वर्टिकल एक्सिस में आती है, और रिलेटिव मार्केट शेयर जो है हमारी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आती है। ठीक बात है, जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से रिसोर्स को किसी और जगह लेके जाना। मीन्स ऐसे बिजनेस से पैसा किसी ऐसे बिजनेस में लगाना जिसका फ्यूचर उसके मुकाबले ज्यादा अच्छा हो। तो लेट्स से अगर अभी आपने बिजनेस ए में पैसा लगाया हुआ है, अगर इसका फ्यूचर आपको ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता, तो आप क्या करें? यहां से पैसा लें और बिजनेस बी में लगा दें। मीन्स रिसोर्स का मोबिलाइजेशन। ओके, दिस मेथड इज फेमस फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफोर्स। मतलब यहाँ पे काउ एंड डॉग का सिंबल वगैरह इस्तेमाल होता है, इसके लिए ये मेथड बहुत ज्यादा फेमस है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग द प्रोडक्ट और बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे आसान तरीका होता है, बट डियर फ्रेंड्स रियलिटी में से अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। ये तो हम एकेडमिक्स में देख रहे हैं तो इसलिए आसान है। बीसीजी मैट्रिक्स यूजेस टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। आपको पता है इसमें दो फैक्टर्स लगते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है मार्केट ग्रोथ रेट या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव मार्केट शेयर, कि हमारा उस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर कितना है। Using these two parameters, BCG matrix classifies the various products, businesses और SBUs into 4 categories: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। स्टार वो प्रोडक्ट होते हैं, बिजनेस होते हैं, SBU होते हैं जो कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में, हाई ग्रोथ मार्केट में, हाई मार्केट शेयर के साथ काम करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, स्टार में सब कुछ हाई होता है। ऑपरेट्स इन अ हाई ग्रोथ मार्केट विद अ हाई मार्केट शेयर। मतलब हम एक हाई ग्रोथ मार्केट में हाई मार्केट शेयर के साथ काम करते हैं। और चूंकि डियर फ्रेंड्स मार्केट ग्रोथ चूंकि हाई है, इसलिए हमें अगर अपने आप को उस मार्केट में बरकरार रखना है तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। As growth rate of the market is high, organization needs to make huge investment in the star product, business or SBU to maintain and expand their market share. अगर आप लेट से मार्केट ग्रोथ रेट हाई अगर आप इन्वेस्ट ना करें, अगर आप जहां थे वहीं रह गए, तो सर जी फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, फिर आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, आपका मार्केट शेयर कुछ ना करते हुए भी श्रिंक हो जाएगा। बट यार चलें मतलब बता ही देते हैं आपको, थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें। लेट्स से कि आप एक ऐसे मार्केट में काम करते हैं जो मार्केट का साइज है 5 लाख यूनिट्स, और आप सेल करते हैं अभी 2.5 लाख यूनिट्स। मींस आपके पास कितना मार्केट शेयर है प्रेजेंटली? 50%। लेट्स से इंडस्ट्री जो है ये 10% पर एनम के रेट से ग्रो कर रही है, तो ये जो 5 लाख की इंडस्ट्री है, आने वाले 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री कहां चली जाएगी? लेट्स से 10 लाख पे।
अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए, अगर आप नई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगा पाए, तो जब इंडस्ट्री 10 लाख पे चली जाएगी तब भी आप कितने पे रहेंगे? 2.5 लाख पे। मुझे बताएंगे किसी जमाने में जब इंडस्ट्री 5 लाख की थी, आपके पास रिलेटिव मार्केट शेयर कितना था? 2.5 लाख यूनिट्स का मतलब 50%। बट अब इंडस्ट्री कहां चलेगी? 10 लाख पे, बिकॉज इंडस्ट्री में ग्रोथ है। बट आप अभी भी कहां खड़े हैं? 2.5 लाख पे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका मार्केट शेयर 50 से घट के कहां चला गया? 25% पे चला गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्केट शेयर 50 पे ही बना रहे या इससे ज्यादा आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, R&D करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आई। तो डेयर, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, अगर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर स्टार के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्वेश्चन मार्क को हम डियर वाइल्ड कैट या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। ये वो प्रोडक्ट बिजनेस या एसबी होते हैं जो कि एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम तो करते हैं, बट विद द लो मार्केट शेयर। अब डियर, इसका चूंकि मार्केट शेयर कम होता है, इसलिए डियर हमें चूंकि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, इसलिए हमें डियर इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, मींस वी आर बाउंड टू मेक इन्वेस्टमेंट। बट चूंकि हमारा मार्केट शेयर लो है, इसलिए डियर हमारे लिए एक प्रकार का मतलब क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर क्वेश्चन मार्क 2 हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हाँ, वी आर कॉन्फिडेंट कि सर जिसमें पैसा लगाओ और हम क्वेश्चन मार्क को स्टार बना देंगे, मींस हम इसका मार्केट शेयर बढ़ा लेंगे, तब तो पैसा लगाएं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमने पहले ही लेट से बहुत सारा पैसा फंसा दिया और इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप यहाँ पे हार्वेस्ट कर लें, आप यहाँ पे डाइवेस्ट करके निकल जाए। कैश काउ, ध्यान दीजिएगा, these are the business product or SBUs operating in a low growth or no growth market but with the high market share। मतलब मार्केट में ग्रोथ नहीं है बट हमारे पास मार्केट शेयर हाई है, और चूंकि मार्केट में ग्रोथ नहीं है इसलिए हमें पैसा लगाना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा हमें मिल रहा है, मींस बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं। These are the established and successful businesses, product or SBUs, which does not require much of the fresh investment. Cash cow provides best advantage to the organization। इसलिए डियर, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात की ख्वाहिश करती है कि हमारे पास कैश काउ आ जाए। बट क्या सर जी कैश काउ बैठे बैठाए आ जाएगा? नहीं, पहले स्टार बनाना पड़ेगा आपको, और स्टार जब वो बन जाएगा तो वो स्टार ही फ्यूचर में किसमें चेंज हो जाता है? कैश काउ में। ध्यान दीजिएगा, इन द लॉन्ग रन व्हेन मार्केट ग्रोथ रेट स्लोज, स्टार टर्न्स इनटू कैश काउ। तो कैश काउ आपको बैठे बैठाए नहीं मिलता कि भगवान ने ऊपर से आपके लिए कैश काउ गिरा दिया कि लो बेटा ये कैश काउ है, जिंदगी भर इससे मतलब कैश कमाओ। नहीं, आप पहले स्टार बनाए, फिर वो स्टार ही फिर किसमें कन्वर्ट होता है? कैश काउ में। तो कैश काउ के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें होल्ड करना चाहिए, हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा डियर, कैश काउ के लिए इन्वेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है, मार्केट बचा ही नहीं कुछ, इसमें आगे कहां जाएंगे? जितना कुछ था हमने ऑलरेडी कर लिया, तो फिर ग्रोथ किस बात की? फिर नई मतलब फैक्ट्रीज किस बात की? और हाँ, ओके, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैश काउ के लिए इन्वेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैश काउ के लिए डियर फ्रेंड्स डाइवेस्ट भी ऑप्शन नहीं है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत ही की थी कैश काउ बनाने के लिए, अगर वो कैश काउ बन गया, आज आपने उसको डाइवेस्ट कर दिया, तो आपसे बड़ा ज्यादा समझदार कौन होगा? सर समझदार या बेवकूफ? नहीं हो। लास्ट में डियर डॉग वो प्रोडक्ट बिजनेस एसबीओ होते हैं जो कि एक लो ग्रोथ या नो ग्रोथ इंडस्ट्री में काम करते हैं विद द लो मार्केट शेयर। इनके लिए डियर फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन सच नहीं बचता, इनको हमें डाइवेस्ट कर देना चाहिए, कहानी खत्म करनी चाहिए। फोटो देख लें यहाँ पे, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग, हाई लो हाई लो। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, इस पर बीसीजी मैट्रिक्स बिल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, हाइवेस्ट कर सकते हैं और डाइवेस्ट कर सकते हैं। बिल्ड का मतलब होता है पैसे लगाना, मींस इन्वेस्ट करना, भले शॉर्ट टर्म में हमें क्या हो, हमारे पास पैसे ना बचे बट हम इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। Here organization invest money to expand its market share. Organization hold. Here organization tries to preserve its existing market share and neither expands nor divest। कि सर हमने ना जहां तक मार्केट शेयर अपना अचीव कर लिया, हम फिलहाल उसको ही प्रिजर्व करेंगे, होल्ड करेंगे। फिलहाल ना तो हम पैसा लगाएंगे, नहीं हम यहाँ से पैसा निकालेंगे। हार्वेस्ट। Here entity tries to increase its short-term profitability and cash flow, ignoring the long-term effect। हम यहाँ पे क्या करते हैं? शॉर्ट-टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो बढ़ाते हैं, लॉन्ग-टर्म इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हुए। और डाइवेस्ट क्या होता है कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन, हम उस पर्टिकुलर मींस बिजनेस को, प्रोडक्ट को हम सेल ऑफ कर देते हैं और वहां से पैसा निकाल के कहीं और लगा देते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स से डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सर ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। मींस आप इतनी आसानी से नहीं आप पता लगा सकते कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कितनी और आपका रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। और फाइनली मे गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। हो सकता है कि आपने किसी प्रोडक्ट को डॉग बता के उसको अगर आपने हो सकता है कि डाइवेस्ट कर दिया, बट उसका फ्यूचर भविष्य में बहुत अच्छा हो जाए, तो डेयर आप जो है आपने अननेसेसरी जो है उसको
प्रोडक्ट को बंद कर दिया जो कि आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट था। यहाँ पे हम 2 मिनट और लगाना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ना 2 शब्द इस्तेमाल हुए जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एक है डियर हार्वेस्ट और एक है डाइवेस्ट। चले, एक है होल्ड, एक है हार्वेस्ट, एक है डाइवेस्ट। होल्ड का मतलब होता है जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, कुछ भी ना एडिशन करें, कुछ भी ना वहां से कुछ भी इससे ये मतलब विड्रॉ भी ना करें। हार्वेस्ट का मतलब होता है बिजनेस तो आपका रहेगा बट शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करें, और डाइवेस्ट का मतलब होता है बिजनेस ही बंद कर दें। सर एग्जांपल समझ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास लेट्स से आईटी बिजनेस यूनिट था, आईटी बिजनेस यूनिट, और इस आईटी बिजनेस यूनिट में लेट्स से कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा, ब्रेक इवन कर रहे हैं सर, और यहां पे आपने एक R&D टीम रखी हुई थी जिसमें आप 100 करोड़ रुपीस पर ईयर खर्च करते हैं, और आपने यहाँ पे प्रमोशन टीम रखी हुई थी जिसमें आप 100 करोड़ रुपए एक साल के खर्च करते हैं। ठीक बात है। एक आईटी बिजनेस यूनिट है आपके पास जिसमें एक R&D टीम है जिसमें 100 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं, और एक प्रमोशन टीम है इसके लिए जिसमें आप 100 करोड़ रुपए साल के खर्च करते हैं। अगर आप इस आईटी बिजनेस यूनिट में अगर आप होल्ड का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बिना किसी इशू के, बिना किसी चेंज के। अगर आप यहाँ पे डाइवेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी बिजनेस यूनिट है इसको आप सेल ऑफ कर देंगे, इससे पैसा विड्रॉ करके कहीं और लगा देंगे, मीन्स आपने आईटी बिजनेस यूनिट को हटा दिया। अगर आप हार्वेस्ट चूज करते हैं, अगर आप हार्वेस्ट चूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आईटी बिजनेस यूनिट तो आपका रहेगा, इसको अभी हमने सेल ऑफ नहीं किया, आईटी बिजनेस यूनिट हमारा है, हमने फिलहाल इसको सेल ऑफ नहीं किया। बट हम क्या करेंगे, हमें लगता है कि हम आईटी का बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं ये देखूंगा कि हम सर जी यहाँ पे 100 करोड़ रुपए R&D का खर्च कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ पे 100 करोड़ रुपए प्रमोशन का खर्च कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, तो एक काम करो, आईटी बिजनेस यूनिट तो रखो बट R&D टीम को हटा दो और प्रमोशन टीम को हटा दो, मीन्स 200 करोड़ रुपए आपके कैश फ्लो बढ़ गए, 200 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ गया। बट सर एक बात बताओ, आईटी बिजनेस यूनिट का अगर आप R&D टीम और अगर आप प्रमोशन टीम हटा देंगे तो इसका फिर फ्यूचर क्या होगा डियर? इसका फ्यूचर हमें कुछ लगता ही नहीं कि इसका कोई फ्यूचर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसका फ्यूचर ही हमें नहीं लगता तो बेवजह R&D और प्रमोशन करने का क्या फायदा, इनको हटा दो और शॉर्ट टर्म अर्निंग को मैक्सिमाइज करो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को छोड़ दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इसका कुछ है ही नहीं। Are you guys getting? तो डियर हार्वेस्ट और डाइवेस्ट अलग अलग होता है। होल्ड का मतलब होता है जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, डाइवेस्ट का मतलब होता है सब कुछ बेच दो, और हार्वेस्ट का मतलब हुआ कि बिजनेस तो आपका रहेगा बट जो अननेसेसरी खर्चे आपको लगता है वो अननेसेसरी खर्चे खत्म करो, यहां से कैश रियलाइज करो, और भले इसका लॉन्ग टर्म पे कोई भी इसका इंपैक्ट हो वो कंसिडर हमें नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स डियर, इसके बारे में हमने आपके साथ ऑलरेडी बातें की हुई हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में भी, चैप्टर नंबर 4 में भी। आपको पता है डियर, इगोर एंसॉफ ने आपको बताया था कि मार्केट का हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन, और मार्केट का क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन। तो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करते हैं, मीन्स आप इसे क्या नाम देंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके नए मार्केट में चले गए, आप इसे क्या नाम देंगे, मार्केट डेवलपमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग मतलब मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, आप इसे क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और फाइनली अगर आप एक नए मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट के साथ चले गए, आप इसे क्या नाम देंगे, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो पहले जो 3 हैं, मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये क्या कहलाते हैं, पेनिट्रेशन, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन तो है ही है। इसके बारे में इसमें डियर हमने आपके साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में, तो आप चाहें तो वहां जाके इसे जरूर से देखें। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में इट वाज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, तो हम यहाँ पे आपका टाइम इसमें नहीं लगाते। ADL मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, derived its name from Arthur D. Little. ADL matrix is a portfolio analysis matrix which analyzes the product or business using a 2-factor model. ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 2 फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और BCG में भी 2 फैक्टर इस्तेमाल हुए थे। किसी को याद है BCG में 2 फैक्टर्स क्या क्या थे? सर हॉरिजॉन्टल में था रिलेटिव मार्केट शेयर और वर्टिकल में था इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। ADL साहब ने कहा कि हम इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कंसिडर नहीं करेंगे, हम देखेंगे इंडस्ट्री जो है वो अपने लाइफ साइकिल के किस फेज में है, इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल के किस फेज में है। और इंडस्ट्री में डियर 4 फेज हो सकते हैं बेसिकली, मतलब इनिशियल ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग।
तो इंडस्ट्री के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं? एम्ब्रोनिक मतलब इंडस्ट्री जो है वो इनिशियल फेज में है, इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है, इंडस्ट्री मैच्योर्ड फेज में, और इंडस्ट्री कहां चली गई? एजिंग या फिर डिक्लाइन फेज में चली गई। तो इंडस्ट्री के ये फेजेस हो सकते हैं। और दूसरा, इंडस्ट्री के अलावा हमारा जो बिजनेस है उस इंडस्ट्री में उस बिजनेस की क्या पोजीशन है वो 5 तरीके की हो सकती है। पहला, डोमिनेंट हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, टेनेबल हो सकता है, वीक हो सकता है। ध्यान दीजिए, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री किस फेज में है? वो एम्ब्रोनिक में है, ग्रोथ में है, मैच्योरिटी में, या वो एजिंग में। और आप जिस प्रोडक्ट या जिस बिजनेस के साथ आप काम करते हैं उस प्रोडक्ट या बिजनेस की पोजीशन कैसी है? वो डोमिनेंट हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, फेवरेबल हो सकती है, टेनेबल हो सकती है, वीक हो सकती है। इनके बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मींस इंडस्ट्री के 4 लाइफ साइकिल के फेजेस और हमारी 5 पोजीशन, तो कुल मिला के कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? 20। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगाते। ओके, इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? एम्ब्रोनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग, और हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या हो सकती है? डोमिनेंट, स्ट्रांग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, मुझे बताएं, लेट्स से कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने ग्रोथ फेज में, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की मार्केट शेयर लेट्स से इस इंडस्ट्री में 70% है और बी लिमिटेड की मार्केट शेयर लेट्स से 5% है। मतलब ए लिमिटेड जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सेल करता है वो 70% मार्केट शेयर के साथ है, बी लिमिटेड जो प्रोडक्ट सेल करता है वो 5% मार्केट शेयर के साथ है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भले सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं जो ग्रोथ फेज में है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी सेम होगी या स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी? सोच के बताएं। मेरा सवाल फिर से, इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 70% मार्केट शेयर है, बी लिमिटेड के पास 5% मार्केट शेयर है। फिर आपसे सवाल यह है कि क्या दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम स्ट्रेटेजी अपना सकती हैं या दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी? सर अलग अलग होगी। ए लिमिटेड जो है ना वो ज्यादा फियरलेस तरीके से काम करेगा क्योंकि ए लिमिटेड के पास 70% मार्केट शेयर है, ये एक्सपेंड पे ज्यादा इसका फोकस रहेगा। बी लिमिटेड ज्यादा एक्सपेंशन के चक्कर में नहीं जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि एक्सपेंशन के चक्कर में हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर वो भी ना निकल जाए। तो बी लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो हमने ऑलरेडी गेन कर लिया इसे होल्ड करो, मींस पहले होल्ड करने पे फोकस होगा, इसके बाद ये कहां जाएगा? एक्सपेंशन की तरफ। और ए लिमिटेड का मेनली फोकस कहां पे होगा? एक्सपेंशन की तरफ, क्योंकि इसने बिकॉज ए लिमिटेड के पास डियर फ्रेंड्स इस प्रकार की मार्केट पोजीशन है जो कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन आसानी से थ्रेटन नहीं कर सकती, इसको किसी से और से कोई रिस्क वगैरह नहीं है। बट बी लिमिटेड को डियर रिस्क है। बी लिमिटेड को लगेगा कि अगर वो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दे तो ए लिमिटेड क्या कर सकता है, चूंकि ए का साइज बहुत बड़ा है वो डियर इसको इस वाले मार्केट से भी बाहर कर सकता है। इसलिए बी पहले होल्ड करेगा, इसके बाद एक्सपेंशन के बारे में सोचे। यानी हाँ, मेरे साथ साथ देख लें तो हमारे पास क्या क्या प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ देखेंगे। अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि एम्ब्रोनिक है, एम्ब्रोनिक का मतलब इंडस्ट्री बिल्कुल नई नई शुरू हुई है, अगर हमारी पोजीशन डियर फ्रेंड्स डोमिनेंट है, मींस हमारे पास अगर बहुत ज्यादा मींस स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री एम्ब्रोनिक है, जितना तेजी से ग्रो करो और अगर आप जितनी स्पीड से ग्रो करेंगे डियर आप उतना बड़ा इंडस्ट्री का मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। और दूसरा, ऑफेंसिवली काम करें, मींस और सब इंडस्ट्रीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप और सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें? परेशानी खड़ी करें, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास क्या है? डोमिनेंट पोजीशन। लेट्स से आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग में आती है तो अपने आप को बाकियों से अलग दिखाएं और तेजी से ग्रो करें। फेवरेबल, अगेन अपने आप को बाकियों से अलग दिखाएं और इंडस्ट्री के साथ ग्रो करें। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री के साथ ग्रो करें। आप फास्ट ग्रो नहीं कर सकते, आप ऑफेंसिव नहीं हो सकते। प्लीज मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिए। ऑफेंसिव वही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है डियर जो क्या हो? जो डोमिनेंट पोजीशन में हो। अगर मैं बोलूं कि मैं वीक पोजीशन में हूं और क्या मैं ऑफेंसिव हो जाऊं? नहीं। ऑफेंसिव कौन हो सकती है? सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोमिनेंट पोजीशन में हो। डोमिनेंट के अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफेंसिव नहीं हो सकती। अगर मैं वीक पोजीशन में हूं, मैं ऑफेंसिव हो जाऊं तो सामने वाली पार्टी लेट से मतलब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मार्केट शेयर के साथ है, वो मुझसे ज्यादा ऑफेंसिव हो सकती है। और अगर वो ऑफेंसिव हो गई तो क्या मैं मार्केट से बाहर नहीं हो जाऊंगा? अगर लेट से मेरी मार्केट पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मींस आई एम इन दी, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंडस्ट्री के साथ साथ चलने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग करना चाहिए ताकि मुझे उनका मार्केट शेयर मिल सके। इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में चली गई, अगेन अगर मेरे पास डोमिनेंट मार्केट शेयर है तो मुझे ऑफेंसिव होना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए।
स्ट्रांग है तो मुझे अपने आप को बाकियों से अलग दिखा के फास्ट ग्रो करना चाहिए। फेवरेबल, मुझे अपने आप को अलग दिखा के इंडस्ट्री के साथ चलना चाहिए। सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको एजिंग का पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पे। अगर इंडस्ट्री एजिंग में चली गई डियर, अगर आपके पास डोमिनेंट पोजीशन भी है, अगर इंडस्ट्री एजिंग में चली गई तो आप ऑफेंसिव नहीं हो सकते, फास्ट ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही तो आप फास्ट ग्रो कहां से करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकते हैं। और कितने दिन तक डिफेंड करेंगे, इंडस्ट्री खत्म हो रही है इसलिए विड्रॉल करने के बारे में सोचें। अगर आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, इंडस्ट्री एजिंग है, इंडस्ट्री मींस खत्म हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अ निश और उस मार्केट के साथ काम करें। हार्वेस्ट करें मींस अननेसेसरी पैसे जो है वो ना लगाएं और कोशिश करें कि जो है आपकी कैश फ्लो मैक्सिमाइज हो। थर्ड, अगर आपकी मार्केट पोजीशन डियर फ्रेंड्स फेवरेबल है तो क्या करें, हार्वेस्ट करें, टर्न अराउंड करें। अगर आपकी मार्केट पोजीशन फेवरेबल भी नहीं है मींस इट इज इन दी टेनेबल सिचुएशन, तो क्या करें, हार्वेस्ट करें, डाइवेस्ट करें। और अगर ये वीक है तो फिर अगेन ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, हार्वेस्ट करें। और हार्वेस्ट भी कितने दिन तक करेंगे, इससे अच्छा क्या है कि मार्केट में छोड़ के निकल जाए मींस डाइवेस्ट करें। जीई मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, जिसको हम स्टॉप लाइट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और डियर ये जो है बेसिकली दिस इज इंस्पायर्ड बाय द ट्रैफिक लाइट्स, developed by GE with consulting firm McKinsey and Company. This model is also known as business planning matrix, GE 9 cell matrix, GE model. इसमें भी दो फैक्टर्स ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बीसीजी में भी दो ही फैक्टर थे, इसमें भी दो ही फैक्टर होते हैं। बीसीजी में फैक्टर क्या था, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस या मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और बीसीजी में हम हॉरिजॉन्टल में क्या लेते थे, रिलेटिव मार्केट शेयर। यहाँ पे हम रिलेटिव मार्केट शेयर की जगह लेते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हम बीसीजी में क्या लेते थे, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस या फिर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और मार्केट अट्रैक्टिवनेस डियर फ्रेंड्स आपकी कैसी हो सकती है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस डियर फ्रेंड्स आपकी हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लो हो सकती है। और आपकी मार्केट में बिजनेस स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, एवरेज हो सकती है, वीक हो सकती है। तो सवाल बनता है सर मार्केट अट्रैक्टिवनेस से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय साइज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट का साइज बहुत बड़ा है तो फिर मार्केट काम करने के लिए ज्यादा अच्छा है। मार्केट ग्रोथ रेट अगर बहुत तेजी से हो रही है तो सर जी बट ऑब्वियसली मार्केट इज अट्रैक्टिव। इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो मार्केट इज अट्रैक्टिव। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है तो मार्केट इज अट्रैक्टिव। जो भी आपको फॉर्मूला वगैरह चाहिए, R&D वगैरह चाहिए, आसानी से मिल जाती है, मार्केट इज अट्रैक्टिव। बिजनेस स्ट्रेंथ, मेरी उस मार्केट में पोजीशन कैसे है। अगर लेट से मेरे पास हाई मार्केट शेयर है तो मेरे पास एक अच्छी खासी बिजनेस स्ट्रेंथ है। मेरा प्रॉफिट मार्जिन हाई है, मेरा ब्रांड नेम अच्छा है, मेरे पास बायर्स की मींस लॉयल्टी है, मैं डियर फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इनोवेशन कर सकता हूँ, मेरी जो मींस मैनेजमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। मींस ये सारी की सारी चीजें मिलकर मुझे बिजनेस स्ट्रेंथ देती है। ध्यान दीजिएगा। तो अब मैंने क्या देखा कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लो हो सकता है, बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, एवरेज है, वीक है। अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है और मेरे पास स्ट्रांग बिजनेस स्ट्रेंथ है तो मैं ग्रीन जोन में फॉल करता हूं। ध्यान दीजिए, मैं ग्रीन जोन में फॉल करता हूं। मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, मैं स्ट्रांग हूं, अगेन मैं ग्रीन जोन में फॉल करता हूं। और अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस अगर लो है, अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं येलो जोन में फॉल करता हूं। मतलब क्या हुआ इसका, मुझे 1 मिनट दे दें। ऐसे भी ये सारी बातें आपने डेर ऑलरेडी पढ़ी हुई भी हैं, फिर भी मुझे 1 मिनट दे दें। येलो जोन, येलो जोन, येलो, ग्रीन का भी कुछ बना देते हैं। और जो बच गया वो रेड है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ग्रीन का मतलब क्या होता है कि रास्ता क्लियर है, आगे बढ़े, मींस इन्वेस्ट करें। येलो का मतलब क्या होता है, सर ना तो इन्वेस्ट करें ना ही बाहर छोड़ के निकल जाएं, होल्ड करें, जहां है वहां पे होल्ड करें। और रेड का मतलब क्या होता है, रास्ता आगे क्लियर नहीं है, पीछे मुड़ जाए। ठीक बात है। मैंने क्या देखा डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं ग्रीन जोन में फॉल करता हूं तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन क्या है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे देख लें, इफ प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन द एंटिटी शुड इन्वेस्ट टू एक्सपेंड द बिजनेस। इफ प्रोडक्ट फॉल्स इन द येलो सेक्शन एंटिटी शुड होल्ड इट्स पोजीशन, नीदर इन्वेस्ट और डाइवेस्ट, मींस होल्ड करें। और अगर प्रोडक्ट डेयर आपका रेड सेक्शन में जाता है तो फिर आपके पास हार्वेस्ट या फिर मतलब डाइवेस्ट का ऑप्शन है आपके पास। मेरे साथ साथ देख लेंगे डियर, अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस अगर लेट से हाई है और हमारे पास अगर बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो हम ग्रीन जोन में फॉल करते हैं, मींस हमारे लिए रास्ता खुला है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर हमारी बिजनेस अट्रैक्टिवनेस अगर हमारी लेट से बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है और अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी लो है तो हम रेड जोन में चले जाते हैं, मींस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पैसा निकालने पे ध्यान दें। टुडे हमने आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लिया। आप एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस से जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं।
जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। एच लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इट डील्स इन 4 प्रोडक्ट्स, क्लासिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ एच लिमिटेड एज पर बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। आपको पता है डियर बीसीजी ग्रोथ शेयर क्या कहता है, स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ या फिर डॉग। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ और डॉग। तो मेरे साथ साथ देख लें, प्रोडक्ट ए वंस हैव अ मेजॉरिटी मार्केट शेयर, वंस हैव अ मेजॉरिटी मार्केट शेयर, आज मेजॉरिटी नहीं है बट नाउ इट फॉलन बिलो 5%। ओके, आज इनके पास सिर्फ 5% मार्केट शेयर है, मतलब 5% का मतलब हुआ वेरी लो। मीन्स हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क या फिर डॉग। हाई तो हमारे पास नहीं है, मीन्स हमारे पास स्टार, और हमारे पास क्या नहीं हो सकता डियर फ्रेंड्स, कैश काउ, क्योंकि इन दोनों में मार्केट शेयर हाई होता है। यहाँ पे सिर्फ 5% है, मीन्स या तो क्वेश्चन मार्क या तो डॉग। आगे बढ़ते हैं। One of the reason is that industry in which the product competes in is itself in the verge of collapse। मतलब इंडस्ट्री खत्म हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी खत्म हो गई और हमारे पास मार्केट शेयर भी नहीं है। मींस प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन गया, डॉग। प्रोडक्ट भी हैज अ मार्केट शेयर रेंजिंग 5 to 7%, बट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। मींस हमारे पास मार्केट शेयर तो कम है बट इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, मींस क्वेश्चन मार्क। Products is earning major money for the company and enjoys market share of over 60%। अच्छा, means 60% market share means या तो स्टार या तो कैश काउ। However, the growth rate of the industry is stringent from last years। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर रही। हाँ, मार्केट शेयर हमारे पास ज्यादा है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या बन गया, कैश काउ, क्योंकि डियर स्टार होने के लिए इंडस्ट्री को भी ग्रो करना पड़ेगा। Product D now enjoys majority market share and operates in a high growth industry। The industry is expected to be in a growth phase in the near future। मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाई मार्केट शेयर है और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, मतलब स्टार। तुमने देखा डॉग, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, स्टार। देखेंगे मेरे साथ साथ, रिकमेंड द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अ कंपनी शुड टेक एज पर एडीएल मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग केसेस। एडीएल मैट्रिक्स याद है किसी को क्या? हम देखते हैं इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल क्या है, वो क्या हो सकता है, एम्ब्रोनिक, ग्रोथ, मेच्योरिटी और एजिंग। और हमारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या हो सकती है, सर हमारी पोजीशन हो सकती है डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल और वीक। और इसके बेसिस पे फिर हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो मेरे साथ साथ देख लें, द इंडस्ट्री इज इन इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब हुआ एम्ब्रोनिक एंड, बट कंपनी हैज अ वीक पोजीशन इन द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री है डियर, वो कहां पर है, इनिशियल फेज में, बट हमारी पोजीशन वीक है। तो डियर अगर इंडस्ट्री अगर इनिशियल फेज में है बट अगर हमारी पोजीशन वीक है, तो ना तो मैं ऑफेंसिव हो सकता हूं, ना मैं बहुत तेजी से ग्रो कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं मैक्सिमम इंडस्ट्री के साथ ग्रो कर सकता हूं। मैं अपने आप को बाकियों से अलग दिखाने का प्रयास कर सकता हूं। मैं हो सकता है कि निश के साथ काम करूं, और ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि सर जी हमारी पोजीशन तो वीक है, तो हमें मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। मीन्स मैं हो सकता है कि विड्रॉ करने के बारे में भी सोच सकता हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन वीक है, भले इंडस्ट्री कहां हो, एम्ब्रोनिक फेज में। The industry is declining, but company has a dominant position। इंडस्ट्री खत्म हो रही है, कंपनी के पास क्या है, डोमिनेंट पोजीशन। तो मुझे पता है इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो क्या मुझे ऑफेंसिव हो जाना चाहिए, क्या मुझे तेजी से ग्रो करना चाहिए? नहीं सर, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और चूंकि इंडस्ट्री ही खत्म हो रही है डियर, तो मुझे हो सकता है विड्रॉ करने के बारे में भी सोचना पड़े। इंडस्ट्री इन ग्रोथ फेज एंड कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो आप ऑफेंसिव ना हो, क्योंकि अगर आप ऑफेंसिव होंगे तो किसी और के लिए परेशानी हो सकती है। आप क्या करें, अपने आप को डिफरेंशिएट करें, इंडस्ट्री के साथ ग्रो करें, इवन फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वीक एंड इंडस्ट्री इज आल्सो इन द कंटिन्यूअस डिक्लाइन। मतलब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या करें डियर, हार्वेस्ट कर लें और फिर विड्रॉ कर लें, मींस लिक्विडेट कर लें। Recommend the suitable course of action a company should take as per GE model in the following cases। Size of the market is continuously falling and our market share is just 2%। मतलब मार्केट भी खत्म हो रहा है, हमारे पास भी मार्केट शेयर नहीं है। तो अगर आप GE में, अगर आपको डियर फ्रेंड्स GE मॉडल याद हो, तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या हो गई, लो, और हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, वीक। तो अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी लो है और अगर हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ भी वीक है, तो हम कहां फॉल कर गए, रेड सेक्शन में। अगर हम रेड सेक्शन में फॉल कर गए तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचता है कि हमें क्या करना चाहिए, मार्केट से विड्रॉ, मींस वी शुड डाइवेस्ट। इन द लास्ट फ्यू इयर्स मार्केट ग्रोथ हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, कंपनी एंजॉयज अ डोमिनेंट मार्केट शेयर। तो अच्छी बात है डियर, मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या है, हाई, हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग। मतलब हम कहां फॉल करके, ग्रीन सेक्शन में। मींस हमारे लिए क्या ऑप्शन अच्छा है, हमें बिल्ड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ड्यू टू द रिसेंट टैक्स चेंजेस इन द टैक्सेशन लॉज, कहते हैं सर जी सरकार ने ना टैक्स लॉज में चेंज कर दिया। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री कंप्लीटली एरोडेड, मींस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई, मींस इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस है वो लो हो गई। ओके, कंपनी स्टिल होल्ड्स मेजर मार्केट शेयर, बट हमारे पास मार्केट शेयर हाई है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है,
तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग है बट इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस लो है। तो बिजनेस स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग है तो क्या हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि इंडस्ट्री को भी तो देखो ना, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कैसी है? लो है। तो क्या सिर्फ इस वजह से हमें बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत ही? नहीं, फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ फॉल करते हैं? येलो सेक्शन में हमें होल्ड करना चाहिए। देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। एनसॉफ साहब ने कहा था या तो आप क्या कर सकते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, देखेंगे मेरे साथ साथ, नैनो कार ऑफ टाटा मोटर्स सीन ग्रेट सक्सेस इन इंडिया, कंपनी नाउ टेकन इन द अदर साउथ एशियन कंट्रीज लाइक नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान। कहने कि सर जी हमने ना भारत में ये प्रोडक्ट बहुत सेल कर दिया, अब हम इसे बाकी देशों में भी लेके जाना चाहते हैं। मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, मतलब हम इसे क्या नाम देंगे? मार्केट डेवलपमेंट। ठीक बात है। जिन्होंने डियर इस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ एनसॉफ वाले को, हम वो चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन जरूर से देखें। कहते हैं कि निविया लिमिटेड इज कंसर्न्ड अबाउट फॉलिंग डिमांड ऑफ इट्स वंस पॉपुलर क्रीम फॉर मेन। ओके, ये लोगों के लिए कोई क्रीम वगैरह बनाते थे। कंपनी अपॉइंटेड अ पॉपुलर क्रिकेटर टू एडवर्टाइज इट। तो हमने क्या कहा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना मींस मार्केट पेनिट्रेशन। बजाज ऑटोमोबाइल्स बिग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री इज कंसिडरिंग टू एंटर इनटू फोर व्हीलर मार्केट। तो मतलब दो मींस हम कहां जा रहे हैं? टू व्हीलर से फोर व्हीलर, मींस ये क्या बन गया? डाइवर्सिफिकेशन। भारत पब्लिकेशंस रिलीज द अपडेटेड एडिशन मींस प्रोडक्ट डेवलपमेंट। GSP Limited entered into an agreement with the doctors of the city to recommend their patient a kind of health tonic manufactured by GSP। मतलब existing product existing market में ज्यादा क्वांटिटी में means market penetrate। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं डियर। ओके, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप हमने देख लिया था शायद आपके साथ। अब थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अच्छा, टूथपेस्ट कंपनी एडवर्टाइजेस इट्स कस्टमर टू ब्रश teeth twice daily to keep breath fresh। मतलब कि सर जी 2 बार ब्रश किया करें। मींस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में बेचना मींस मार्केट पेनिट्रेशन। अब बिजनेस जायंट इन होटल इंडस्ट्री डिसाइडेड इनटू द डेयरी बिजनेस। आप होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, आप कहां पहुंच गए डियर? डेयरी बिजनेस में। क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, मींस डाइवर्सिफिकेशन। एंड इंडियन प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटर्स इनटू मार्केट डेवलपमेंट। क्या फॉरेन मार्केट्स में भी काम करेंगे? और अ रिनोन्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्चेस अनगियर्ड स्कूटर इन दी मार्केट। मतलब आप पहले स्कूटर बनाते थे, पहले ये गियर वाले स्कूटर बनाते होंगे, अपने अनगियर्ड स्कूटर मतलब लॉन्च कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट तो एक ही जैसा है, तो आप इसे क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आ गया गियर मतलब गियर या अनगियर की वजह से। सो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कहते हैं कि एन इंडस्ट्री comprises of only two firms, Surya Limited and Chandra Limited, मतलब चंद्रा लिमिटेड। From the following information relating to Surya Limited, prepare BCG matrix। अच्छा, कहते हैं कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, सूर्या एंड चंद्रा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बेसिस पे BCG मैट्रिक्स प्रिपेयर करें। BCG मैट्रिक्स प्रिपेयर करें। BCG मैट्रिक्स 2 फैक्टर कंसिडर करता है, क्या क्या? रिलेटिव मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। और इसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को हम क्या क्लासिफाई करते हैं? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। तो देखेंगे रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू से कोई लेना देना है? नहीं, रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ 2 चीजें देखनी है, मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ए मार्केट शेयर 80%, ग्रोथ रेट 15%, मतलब हाई मार्केट शेयर इन द हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। मींस प्रोडक्ट ए मेरा क्या बन गया? स्टार। प्रोडक्ट बी मार्केट शेयर 40%, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है आपका 10%, मतलब ये हुआ स्टार। तो आपने ऑलरेडी ए को बना दिया, तो बी को आप क्या बना सकते हैं डियर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। सी 60% और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है आपकी 20%, नहीं मतलब नेगेटिव 20% है शायद एक। हाँ, मतलब इंडस्ट्री फॉल कर रही है सी की, बट मार्केट शेयर हमारे पास ज्यादा है, मींस कैश काउ। और डी में डियर इंडस्ट्री हमारे पास शेयर भी बहुत कम है और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, मींस डॉग बन गया हमारे लिए। तो ए हमारे लिए डियर स्टार बन गया, बी हमारे लिए बन गया क्वेश्चन मार्क, सी हमारे लिए बन गया कैश का और डी हमारे लिए बन गया डॉग। और अकॉर्डिंगली आप इसके लिए आंसर कर सकते हैं। तो डियर हमने आपके साथ साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लिया।